द स्टेशन आईडी और नाना करते करते भी एक गाना जो है ना वो अगले आवर में चले गया। सारी फरमाइशें पूरी हो गई, लेकिन मुश्ताक भाई ने जो उन्होंने मिडल ऑफ द शो फरमाइश की थी वो रह गया उनका। हमने सनम को ख़त लिखा। तो ये मुश्ताक भाई, आज आपकी हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, आपको नाराज़ नहीं करना चाहते। आज की आखिरी फरमाइश कमर्शियल ब्रेक और फिर आईडी। तो ये है मुश्ताक भाई की आज की आखिरी फरमाइश, हमने सनम को ख़त लिखा। बहुत ही खूबसूरत है लिफाफे के लिए, लेकिन पते की भी जरूरत है। हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। मोहब्बत में है नहीं फर्क जीने और मरने का, उसको देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकलता है। ब्यूटीफुल सॉन्ग है। उसमें वो कुछ डाकिए ने कहा कि वो ख़त वापस आ गया है, उस पता उसका कोई पता ही नहीं था। तो वो पता होता कहाँ से रहेगा, इसलिए कि वो सारे जो नाजायज़ तजावुज़ात थी वो सब हटा दी गई। तो डाकिया जब वहाँ पहुँचा तो वो मेल डिलीवरी नहीं हो रही है, इसलिए कि वो सब तोड़ फोड़ दिए, गवर्नमेंट ने सब ख़त्म कर दिए। 8474751590 लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद फिर टॉक शो और तबसरे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मैंने एक लतीफ़ा सुनाना था। जी जी। एक मौलवी साहब ने देखा जब उनकी मस्जिद में सुबह के वक्त बहुत ज्यादा लोग कम थे, तो उन्हें फिर उनको ख्याल आया कि क्यों ना उन्होंने फिर ऐलान किया कि जितने भी लोग आज नमाज पढ़ने आएंगे ना, नहीं आएंगे तो उनको वो उन लोगों के लिए जो शादी है, दूसरी शादी की जो है ना वो उसका निकाह मैं मुफ्त पढ़ा दूंगा। अच्छा। तो उसके बाद कहते हैं कि अगले दिन
बहुत ज्यादा नमाजी आए और मस्जिद में जगह नहीं थी बैठने के लिए। सिर्फ इसलिए कि फ्री निकाह पढ़ाया जाएगा। वेरी गुड। और दूसरी बात ये कर रही थी कि इब्राहिम भाई ने आज फारूक सत्तार के दिल की बात कह दी। हमने सनम को खत लिखा। आज कयामत होगी। अच्छा वो वाला। बिल्कुल सही। जी बहुत शुक्रिया। सोनी धरती और अनर बस ठीक ठाक। आप सुनाओ कैसे हो? मैं दूसरा स्टेशन सुन रहा था, क्या नाते सुना रहे थे। यार पहले एक तो टाइम कम है यार, आपको मैंने कहा था कि जो है ना लेंगे कमर्शियल ब्रेक। स्टार आइडोस आर्केंसो मैकेनिकल और बॉडी वर्क्स के लिए साल साल से कम्युनिटी की ईमानदारी से खिदमत कर रहे हैं। यहाँ तजर्बा मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन और बॉडी वर्क्स के लिए जाने आते हैं। नो हैंकी पैंकी सिर्फ गाड़ी में मौजूद प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। लोग दूसरे गैराज से रोते आते हैं, स्टार आइडोस से खुश होकर निकलते हैं और क्रम चॉइस का शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमेशा के लिए स्टार आइडोस के कस्टमर बन जाते हैं। स्टार आइडो भी जानते बाद गड्डी भी खुश थे, कस्टमर भी 5000 नॉर्थ क्लास शिकागो यहाँ पे लोकेटेड है। ये इनका फ़ोन नंबर है 773-561-9533। 24 घंटे खुले रहते हैं। स्टार आइडोस विंग जोन जमी जबी हलाल ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर 10 विंग्स बास्केट फ्राइज एंड फाउंटेन ड्रिंक या बफलो चिकन सैंडविच फ्राइज एंड ड्रिंक। इनके पास लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है। 599 में बर्गर विंग्स फ्राइज ड्रिंक लें और 65 सेंट्स विंग्स पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। विंग्स जोन जिसकी 2 लोकेशंस हैं 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स और दूसरी जो है 2 और मैकॉर्मिक पर है। विंग जोन ओनली जो है ना ये विंग जोन है जो ज़बिया हलाल होते हैं। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बिया हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त उनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से अशरफ पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं फ्रेश खाएं। अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाइन का एड्रेस है 2753 वेस्ट वॉन एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। फ़ोन नंबर इनका 8722083373। शाही कुल्फ़ी अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ा करें। शाही कुल्फ़ी 4 मज़ेदार फ्लेवर्स में दस्तियाब, मलाई मैंगो पिस्ताशियो एंड आलमंड्स और साथ ही एक नया फ्लेवर भी ऐड करें ऊबर स्वीट मैंगो ज़ाफ़रान के साथ। इतनी मज़ेदार कुल्फ़ी के मेहमान शादी में आए और शाही कहते हुए जाएं। हलाल इंग्रेडिएंट से तैयार करता मज़ेदार शाही कुल्फ़ी अपनी तकरीबात में शाही कुल्फ़ी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 6308902119। आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं, तो इसीलिए आपको ज़्यादा कम प्राइसेस में इनके पास कारपेट्स और रग्स और हर चीज़ मिल जाती है। ये लोकेटेड है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवान के कॉर्नर पे। रविंदर सिंह रवि होते हैं। या तो या आज ही कॉल करें अपनी कारपेटिंग की किसी भी नीड के लिए 773-988-0348। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। ये वीकेंड पर बफ़े लगाते हैं जुमा हफ्ता और इतवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। सिर्फ 1199 में जितना चाहें खाएं। बफ़े में 24 से ज़्यादा रिवायती इंडियन और पाकिस्तानी खाने और ग्रिल आइटम होते हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं। इटालियन एक्सप्रेस में आकर सिर्फ 1099 में तरह तरह के खानों के मज़े उड़ाएं। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स। इनका फ़ोन नंबर है 6305397600। इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट्स ऊपर। गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 एंड वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो पे। पान फ़ोन कार्ड्स पान के पत्ते होलसेल में चाहिए, पान की बेहतरीन कैटरिंग करानी हो शिकागो में तो एक ही नाम याद रखें, मोहम्मद इफ्ताखारुद्दीन भाई होते हैं यहाँ पे। इनका फ़ोन नंबर लिख के रख लें 773-817-9791। आपको किसी किस्म की भी कोई भी तकरीब हो और मेहमानों को उस तकरीब में पान खिलाने की भी फरमाइश हो तो मोहम्मद इफ्ताखारुद्दीन भाई से अच्छे पान पूरे शिकागो में कोई नहीं लगाता। साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। पूरी फैमिली के साथ फ़ाइन डाइनिंग का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आए। इनका फ़ोन नंबर है साबरी निहारी का 773-465-3272। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। किंग्समैन स्लॉटर हाउस हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए। सदका अकीका कुर्बानी अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या ख़ुद ये फरीज़ा अंजाम दें। अशरफ पटेल की निगरानी में पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेकर जाएं। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में। उनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। इनको फ़ोन करें जाने से पहले 773-610-4995। किंग्समैन स्लॉटर हाउस। सोफिया हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर का ऐड आपके कंप्यूटर में जी बिल्कुल। अवामी बाजार हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर है। 10
बिल्कुल। अवामी बाजार हमारे टॉक शो के खामोशी। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है, क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी, ये तो हमारे अवामी बाजार का ऐड था जो हमारे टॉक शो के है। और अब मैं कोई कॉल नहीं लूंगी। somebody is trying to call you, लेकिन मेरे टॉक शो का वक्त हो गया है। नहीं, कॉल बिल्कुल पिकअप ना करें इस वक्त, अच्छा, बिल्कुल नहीं ओके। कॉल पिकअप करें। और टॉक, क्योंकि हमारे पास टाइम आज कम है, लोगों से काफ़ी अच्छी अच्छी दिलचस्प बातें पहले एंटरटेनमेंट आवर में हो गई हैं, और अगर अब टॉक शो के बाद और वो पॉलिटिकल तबसरों में कोई कमेंट्स करना चाहे तो फिर हम उसके बाद कॉल्स लेंगे। जी बिल्कुल, तो उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं 8474751590। आज का मेरा टॉपिक है खामोशी। जी, खामोशी, खामोश नहीं हो जाइए, मैं खामोशी टॉपिक है मेरा सिर्फ, लेकिन आप अभी खामोशी से सुनिए, फिर बाद में मुझे कॉल करके बताइएगा कि आपने क्या समझा। तो खामोशी बड़े बूढ़े लोगों से हम अक्सर सुनते आए हैं, उस पर अगर हम टॉपिक पे बात करना शुरू करें तो जहन में सबसे पहले ये वर्ड सुनते ही ये आता है कि बड़े बड़े बूढ़े लोगों से हम सुनते आए हैं कि खामोशी एक नेमत है। फिर कुछ अहले इल्म और दाना लोगों ने कहा कि खामोशी अक्लमंदी की निशानी है। कुछ लोगों ने कहा कि ज़बान की तेज़ धारी को छुपाने के लिए खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। मेरे नज़दीक खामोशी इंसान की खामोशी या किसी सिचुएशन में खामोश रहने की सिर्फ दो ही वजह हो सकती है। या तो वो बहुत ही एक चालाक और अय्यार किस्म का इंसान है जो हवा का रुख देखकर ही बात करता है। वो सच भी उस वक्त बोलता है जब उसके सच बोलने में उसे उसका फ़ायदा नज़र आता हो। और दूसरी खामोशी की बड़ी वजह जो मैं समझती हूँ कि इंसान के खामोश रहने की वजह हो सकती है, वो किसी की मोहब्बत हो सकती है। कुछ लोग कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही अहम मौक़ों पर जहाँ उन्हें बोलना चाहिए, वहाँ पर ऐसे अहम मौक़ों पर जहाँ चुप रहने का मतलब होता है कि ज़िंदगी और मौत जैसा मसला, वहाँ पर भी कुछ लोग खामोश रह जाते हैं। और वो भी महज इसलिए कि किसी की मोहब्बत में खामोश हो जाते हैं कि किसी का दिल ना दुखे। और ऐसे इंसान दुनिया में मानती हूँ कि बहुत ही कम होंगे, मगर ऐसे लोग बड़े रख रखाव वाले लोग होते हैं। जो दूसरे के समय मैं कह रही हूँ जो खामोश रह जाते हैं, वो बड़े रख रखाव वाले लोग होते हैं जो कभी किसी की मोहब्बत में या फिर किसी के छोटे से एहसान के बदले में अपना सच बोलने का हक ऐसे इंसान के हवाले कर देते हैं। आज जब बात चल निकली है तो आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि आपका शुमार किन लोगों में होता है। आप खामोश किस लिए रहते हैं? उस बुज़दिल और चालाक इंसानों में जो खामोशी को हथियार बनाते हैं, या उन रख रखाव वाले लोगों में जो महज किसी का एक छोटा सा किया हुआ एहसान चुकाने के लिए या किसी की मोहब्बत में खामोशी को अपना जेवर बनाए रखते हैं? वैसे खामोशी की बात चली है तो दूसरे ग्रुप के लोगों में जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर, ऐसी बेटियाँ, ऐसी लड़कियाँ जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर जो बच्चियों को रुखसत करते हुए और शादी करते हुए ज़बान बंदी का सबक याद करा के भेजते हैं, ऐसे ग्रुप में 90% आपको औरतें ही शामिल मिलेगी। खामोशी की मूर्ति बने, सब्र के घूंट पीते हुए और अपने सारे हुकूक को भुलाकर ऐसी बहुत सी औरतें आपको मिलेंगी जो अपने शौहर के हर जुल्म को दुनिया से छुपा कर रखती है। ऐसी औरत करे तो क्या करे? अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है और अपने मैके वापस भेज दी जाती है तो वहाँ भी मर्द का राज है, बाप और भाइयों की शक्ल में, जो दोबारा उसे समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। मेरे नज़दीक खामोशी इस दुनिया में हर फसाद की जड़ है, इसलिए कि हम जानते हैं कि हम कोई पैगंबर नहीं, हम कोई फरिश्ते नहीं कि हम पर वही आए कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। उस वक्त अगर अपने जज्बात का इजहार अगर इंसान ना करे और खामोश रह जाए तो वो सामने वाला पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के अपने दिल में क्या कुछ सोच सकता है आपके बारे में। तो ये मैंने कहा कि खामोशी मेरे नज़दीक दुनिया में खामोशी हर फसाद की जड़ है। ये एक दूसरे के दिल में हज़ारों ही बदगुमानियाँ पैदा करती है।
खामोशी की कहा गया कि खामोशी की अपनी एक जबान होती है, मगर दुनिया के 99% लोगों को ये जबान समझ नहीं आती, यकीन कीजिए। और इसीलिए हर इंसान का बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हर इंसान का बोलना, क्योंकि जो आपकी खामोशी की ज़बान को ना समझ सके वो आपकी मोहब्बत को भी कभी नहीं समझ सकेगा। अगर हर इंसान खामोशी को छोड़कर अपने हक के लिए, अपनी सच्चाई के लिए आवाज़ बुलंद करना सीख ले, तो यकीन करें ये दुनिया में जुल्म करने वालों की, नाइंसाफ़ी करने वालों की और किसी की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने वालों में बहुत कमी हो जाएगी। किसी ने सही कहा कि सिर्फ जुल्म करने वाले जालिम नहीं होते, बल्कि असल जालिम तो वो लोग होते हैं जो किसी के जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त कर ले, चाहे इस खामोशी की वजह से आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। एक शेर आपने सुना होगा, मैंने अक्सर सुनाया है, वो एक आंसू दिल की बस्ती में दूर तक तबाही मचा देता है, वो एक आंसू दिल की बस्ती में दूर तक तबाही मचा देता है, जो खामोशी की दीवार तोड़कर दामन पर गिर नहीं सकता। तो इसलिए खामोशी बहुत बुरी चीज़ है। मेरे ख्याल में आपको अपने हक के लिए बोलना चाहिए, हर सिचुएशन में बोलना चाहिए, इसलिए कि मैंने कहा ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। अब कुछ मिसालें अगर मैं देना चाहूँ तो बच्चे जब टीन एज पर पहुँचते हैं, हालांकि वो जब पहुँचते हैं टीन एज पर, तो एक डिस्टेंस सा माँ बाप महसूस करते हैं कि हर वो बात उनको अगर कोई बात करनी होती तो वो इसे सोचते हैं कि ये बात की हमें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि हम अगर बच्चों पर रोक टोक करते हैं तो हम किस लिए करते हैं। इसलिए वो इस क्लैरिफिकेशन से बचने के लिए वो हमेशा इग्नोर करते हैं और बच्चों को बेवक्त की उम्र यानी कच्ची उम्र में भी खूब सारी आज़ादी दे देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा उन्हें नुकसान होता है। तो जब मैं कह रही हूँ कि टीन एज की बात करें तो उस वक्त आपको माँ बाप को बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उन पे अगर पाबंदी लगाते हैं तो आप उनको ये क्लैरिफाई करें, आप ये ना समझे कि वो आपकी पाबंदी लगाने पर या आपके नाराज़ होने पर कि तुम देर से क्यों घर आ रहे हो, वो खामोशी से इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और आइंदा देर से नहीं आएंगे। तो उसके लिए या तो वो बगावत करेंगे फिर, या तो अगर वो सोचेंगे कि ये माँ बाप हमारे पे हर वक्त क्यों रोक टोक करते हैं, तो इसका एक बहुत आसान तरीका है कि आपको अपने जज्बात को अल्फाजों का रूप देना पड़ेगा। आपने बताना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारे पे रोक टोक मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये मेरी मोहब्बत है, ये हमारी फिक्र है तुम्हारे लिए, ये हमारी मोहब्बत है। और यही चीज़ जो है जो अक्सर माँ बाप नहीं कर पाते, वो सिर्फ रोक टोक लगाते हैं और फिर बच्चे बगावत पे उतर जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को ये कहें कि तुम अगर देर से घर आते हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती, यकीन कीजिए ये बात अगर वो बच्चे की समझ में आ जाए तो फिर वो आपसे कभी क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप उसके ऊपर रोक टोक क्यों लगाते हैं। जैसे मेरा बेटा माशाल्लाह से दूसरे शहर में पढ़ रहा है, अरवाना शैम्पेन में पढ़ रहा है। मुझे याद है मैं हमेशा फिक्र करा करती थी कि जब ये दूर जाएगा तो ये पता नहीं यंग जनरेशन है और यंग खून है, पता नहीं ये मुझे रोज़ फ़ोन करेगा या नहीं। और मुझे तो आदत है कि जब तक घर पे सब लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स रात को ना पहुंच जाएं, मैं उनको देख ना लूं, उनसे बात ना कर लूं, मुझे तो नींद ही नहीं आती। मैंने सिर्फ एक दफ़ा अपने बेटे को जाने से पहले ये समझाया कि मम्मा को सिर्फ एक दफ़ा रोज़ाना फ़ोन कर देना, फ़ोन कर, चाहे 2 मिनट बात कर, चाहे 5 मिनट बात कर, सिर्फ ये खैरियत कर देना कि तू खैरियत से, बस ये इत्तला कर देना। और यकीन कीजिए उस दिन के बाद से आज का दिन मेरे बेटे ने ये बात इतनी अच्छी तरह समझ ली कि कुछ कितनी ही उसको नींद आ रही हो, कितना ही वो मसरूफ दिन में रहा हो, अगर फ़ोन नहीं करता तो टेक्स्ट ज़रूर करेगा, मुझे इन्फॉर्म करेगा कि मैं खैरियत से हूँ। तो ये आप दिल में ना समझ लें कि आपकी खामोशी की ज़बान हर कोई समझता है। आप यकीन करें कि खामोशी कई कई जगह पर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। अब मियाँ बीवी में अगर लड़ाई होती है और अगर उनका राब्ता टूट जाए, यानी वो अगर आप देखें बहुत से ऐसे मौके होते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज़ होते, गाड़ी में चले जा रहे होते, दोनों खामोश बैठे होते। इस खामोशी का वक्त जो कीमती वक्त है ना, जब आप एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि क्या मसला है, आप क्या सोचते हैं, क्या आपके दिल में परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, उस वक्त की खामोशी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होती। तो कभी भी अपने लोगों में, अपने करीबी रिश्तों में अगर आप देखें कि आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप उनके साथ घर में बैठे हुए ड्राइंग रूम में, और अगर आप खामोश है या सामने आपका जो करीबी रिश्तेदार है, चाहे आपकी भाई बहन हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके बच्चे हों, अगर खामोशी का दौरा है ऐसे करीबी रिश्तों में, तो समझ लीजिए कि कोई बात तो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही। तो हम ना पैगंबर है ना हम कोई फरिश्ते हैं कि हमें वही आएगी। तो अपने जज्बात की ज़बान को बोलना सीखें।
इस तरह बोले कि सामने वाले को समझ आ जाए कि आप उससे क्यों हुआ है। अब अगर मैं ये कहूँ कि औरत के बारे में कहूँ कि बड़े बड़े मतलब जब हम बच्चों की बात कर रही थी उसके बाद इसी तरह बीवी के हर चुप रहने पर, बीवियां जो अक्सर करती हैं अपने शौहर के जुल्म पर भी खामोश रहती है, सास ससुर के जुल्म पे खामोश रहती है, नंद जेठ देवर के जुल्म पे खामोश रहती है, और जब पहली मर्तबा उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है और वो जब आवाज़ नहीं उठाती तो एक वक्त ये आता है कि सिर्फ उसके ऊपर जुल्म करने वाले उसके सास ससुर ही नहीं होते, उसमें नंद भी शामिल हो जाती है, जेठ भी शामिल हो जाते, देवर भी शामिल हो जाते, और फिर भी वो खामोश रहती है और आवाज़ नहीं उठाती तो उसका शौहर भी शामिल हो जाता है। तो पहले ही जुल्म पर आवाज़ उठाइए, पहले ही जुल्म पे नाइंसाफ़ी पे आवाज़ उठाइए। बीवी के हर चुप रहने पर शौहर जालिम ये समझता है कि वो उससे डरती है, हालांकि ये बात बड़ी मशहूर है और अगर दाना मर्द होगा और उसने दुनिया देखी होगी तो उसे पता ही होगी कि औरत अगर फरमाबरदारी का सोच ले तो मर्द के बड़े बड़े ऐप कबूल कर ले, और अगर बगावत पे आए तो मर्द के हर रिश्ते यानी कि सगे माँ बाप से और शौहर से भी बगावत कर ले। औरत की ज़बान सिर्फ और सिर्फ रिश्तों की मोहब्बत से खामोश रह सकती है। अगर उसे अपने बाप से, अपने भाई से, अपने शौहर से मोहब्बत हो तो भी वो चुप रह सकती है, उसे कोई खौफजदा नहीं कर सकता, मगर वो चुप रहेगी तो मोहब्बत की बिना पर, या फिर वो अगर बहुत ज़्यादा रहम दिल हो तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी तल्ख और सच गुफ्तगू से किसी की दिल आज़ारी हो। औरत की चुप को कभी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। एक और मिसाल है जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि हमें खामोश नहीं रहना चाहिए था। एक और किस्सा माँ का जिसने खामोशी इख्तियार की और अपनी बेटी पे जुल्म होते देखकर भी जिसने कभी आवाज़ नहीं उठाई। एक ऐसा बाप जिसने अपनी बहन का घर बचाने के लिए अपनी बहन के बूढ़े देवर से अपनी बेटी की शादी करना चाहिए। इतना बच्ची ने मना किया कि मेरी और इसकी उम्र में ज़्यादा फ़र्क है तो उसे पंखे से लटका के मारा गया, और उसकी माँ की बुज़दिली कहें या वो औरत खामोश रहने की आदी थी या कुछ भी, वो कुछ भी नहीं करी और उसने पंखे से लटका के अपनी बेटी को मारा, बेटी का हाथ तोड़ दिया, और फिर वो बेटी के पास और कोई हल नहीं था इसके कि वो एडी सेंटर इस्लामाबाद में जाकर उसने अपने आप को बचाया। ऐसी माँ की खामोशी ने बेटी को दरबदर कर दिया। पहले दूसरा एक किस्सा देखे तो पहले शौहर की बच्ची, पहली शादी हुई, टूट गई, बच्ची हुई, उसके बाद शादी टूट गई, उसने शौहर बीवी ने दूसरी शादी करी, दूसरे शौहर को जब दूसरे शौहर के साथ रहने लगी तो उसके 2-3 और बच्चे हुए, और चूंकि वो पहली जो शादी थी उसमें उसका शौहर बहुत अमीर था तो उसने काफ़ी पैसा अपनी पहली बच्ची के नाम किया था जो ये घर लेकर अपने दूसरे घर में आई थी। लेकिन उस औरत की खामोशी की वजह ये कि उसने पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को ये नहीं बताया कि ये तेरा सगा बाप नहीं है, और नतीजा ये हुआ कि जब वो सौतेले बाप को पता चला बड़ी होके बेटी का कि इसके नाम पे तो काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है, काफ़ी जायदादें हैं, तो उसने एक एक्सीडेंट का ड्रामा रचाया और उस बेटी को मरवा दिया। फिर उसके बाद जब उसकी माँ रोने लगी तो उसने ये एतराफ़ किया कि काश मैंने अपनी बेटी को खबरदार कर दिया होता, ये खामोश न रहती, पहले से खबरदार कर दिया होता कि तेरे नाम इतनी जो जायदाद है ये तेरे सगे बाप की है और ये तेरा सौतेला बाप है। तो बहुत सी जगहों पर जब हम खामोश रहते हैं तो हमारे साथ यही होता है कि हम हमेशा नुकसान उठाते। तो आप खामोश रहने की आपको कोई तमगा नहीं मिलने वाला, कुछ आपको कोई तोहफा नहीं मिलने वाला, वरना अब ये समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी का ज़िया कर रहे होते हैं। जब आप खामोश रहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का ज़िया कर रहे होते हैं, इसलिए कि दुनिया में जो इंसान है, इंसान बड़ा एहसान फरामोश वाक़या हुआ है। आप अपनी कोई भी चीज़ कुर्बान करें, कोई भी हालात में खामोश रहें, नतीजा यही होता है कि आपकी ज़िंदगी ज़ाया हो चुकी होती है, लेकिन वो कभी आपका एहसान नहीं मानेगा। स्पेशली मर्द के लिए कभी भी ऐसी कोई कुर्बानी ना दीजिए कि जिसका आपको बाद में जाके पछतावा हो और आपको ये लगे कि आपने ज़िंदगी का ज़िया कर दिया है अपनी। तो कभी भी ऐसा ना करें। और आपको एक इसके लिए बड़ी अच्छी मेरे को शायरी याद आ रही थी, वो मैं शायरी आपको सुनाना चाहूँगी। 1 सेकेंड जी, म्यूज़िक थोड़ा सा ऑन हो जाएगा। म्यूज़िक ऑन है। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। गुनाह ना होते सब सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही जानता है। किसी के दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते।
और यही बात है कि इंसान अक्सर फसादों से डर के अपने सारे हुकूक दूसरे इंसान के हवाले कर देता है, जो उसके ह्यूमन राइट्स के हिसाब से उसकी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। थी खामोशी और सब्र फितरत हमारी, थी खामोशी और सब्र फितरत हमारी, जो कुछ बरसों निभा गए तुमसे, हमारे मुंह में भी जवाब होते, हमारे मुंह में भी जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे और नेक थे पर सदा उनकी नज़र में बुरे रहे, हम अच्छे और नेक थे पर सदा उनकी नज़र में बुरे रहे। हम जो सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। तो इस बातों को सोचकर जो खामोशी हम करते हैं, इसका एक और भी मैंने आपको किस्सा बताया था, अगर आपको याद हो, बड़ा सबक आमोज के किस्सा था कि एक औरत जो घर वालों की मजबूरी से वो भागती है घर से, उसके घर वाले उस पर बहुत फोर्स कर रहे होते हैं शादी के लिए, और वो शादी बड़ी नामुनासिब जोड़ा होता है, बहुत बूढ़ा सा शख्स होता है, तो वो शादी नहीं करना चाहती, तो वो भागती अपने घर से। एक मुसलमान लड़की का किस्सा, सही आप बीती, सच्ची आप बीती। और जब वो भागती है घर से तो उसे पनाह देने वाला इंडिया का किस्सा है, एक हिंदू होता है और वो हिंदू के साथ शादी करता है। हिंदू इससे निकाह तो खैर नहीं होता, वो जो शादी होती है वो होता है, लेकिन उसके बाद भी वो लड़की उस एहसान के बदले में कि उसे घर से बाहर भागने की वजह से उसकी मजबूरी में किसी एक शख्स ने उसको पनाह दी, उस एहसान के बदले वो अपने मजहब के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। पूरी ज़िंदगी वो बग़ैर इबादतों के, बग़ैर ये बार बार किसी से जिक्र करना भी, उसको उसके शौहर कहता है कि बताना भी नहीं कि तुम एक मुसलमान लड़की हो, उसका नाम बदल दिया जाता है, उसे इबादत की इजाज़त नहीं होती, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद वो पूरी ज़िंदगी गुजार लेती कि शायद कोई ऐसा वक्त आए, शायद कोई ऐसा वक्त आए कि मेरे शौहर के दिल में थोड़ी मेरे लिए रहम पैदा हो, तो मैं ऐसे वक्त का इंतज़ार करूंगी और फिर ऐसे वक्त में मैं उसको बताऊंगी कि मुझे अपने मज़हब से बहुत मोहब्बत है और मैं अपने मज़हब को छोड़ नहीं सकती। ये करते करते वो बिस्तर मर्ग पर पहुंच जाती है। उसके 3 बच्चों के तीनों को हिंदू बना दिया जाता है, वो कुछ नहीं कह सकती, और इस कुर्बानी के बदले में वो बिस्तर मर्ग पे पहुंचती है। और जब वो अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह मुझे कुछ साल और दे दे मेरी ज़िंदगी के, ताकि मैं वो गुजरी हुई इबादतें जो मैंने नहीं की मैं दोबारा कर सकूं, लेकिन उसे वो वक्त नहीं मिलता। अब ये तो खुदा की मर्ज़ी थी कि खुदा इसकी इस गुनाह को किस तरह इसकी मजबूरी को माफ़ करता है या नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में आपको खामोश रहना बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है। जैसे इसने अपने मज़हब की कुर्बानी दी, क्या मिला? वो पूरी ज़िंदगी उसके सिर्फ इस इंतज़ार में गुजर गई, खामोशी की नज़र हो गई कि शायद कोई वक्त ऐसा आए जब मैं ये ज़िद कर सकूँ अपने शौहर से कि नहीं, मुझे अपनी इबादतें करनी है, मुझे मुसलमान ही बन के रहना है, मुझे मुसलमान ही मरना है। हो सकता है शायद मरते वक्त उसने कलमा पढ़ा हो बिस्तर मर्ग पे कि शायद उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया हो। तो खामोश ना रहिए, अपनी ज़बान खोलिए। ये दुनिया की ज़िंदगी में अपनी खामोशी की वजह से आप जो कुछ पाते हो वो फ़ानी चीज़ें हैं और वो सब फ़ानी खुशियां हैं। उसके लिए अपनी आक़िबत ना ख़राब करें। कोई भी, चाहे मज़हब की कुर्बानी देने की बात आए, औलाद की कुर्बानी देने की बात आए, या कोई भी बात आए, अपने हुकूक के लिए बात आए, आपको ज़रूर बोलना है और पहली ही नाइंसाफ़ी पे बोलना है। एक दफ़ा आपने हिम्मत हार दी और पहली ही नाइंसाफ़ी पे खामोश हो गई तो खामोशी की वजह से आप बहुत ही बुरा होगा आपके साथ। और ज़रूर है मतलब खामोशी की, आप कभी कभी खामोश रह सकते हैं और उसकी अच्छी वजह भी है, लेकिन खामोशी को बोलते वक्त ये याद रखें कि आपके मुंह से निकलने वाला लफ्ज़ इतना तल्ख भी ना हो कि वो ऐसी कोई दूरियां पैदा कर दे कि फिर पूरी ज़िंदगी वो दूरियां ख़त्म ना हो। तो इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, अपने सच्चाई के लिए बोलिए, अपने हुकूक के लिए बोलिए। और ये औरत ज़ात तो बेचारी वैसे ही मशहूर है खामोशी की देवी बनने के लिए, तो ये बहुत गलत करती है। उसे मर्द ज़ात कुछ नहीं दे सकता, दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, और वो जब मिलेगा जब आप अपने हुकूक के लिए लड़ेंगी, सच्चाई का साथ देंगी, और हर रुतबे को, हर दुनियावी रिश्ते को, यानी दुनिया में आप जो रिश्ते बनाते हैं उसकी हैसियत ही क्या है। जब कहा जाता है कि जब आपको क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो आपको भाई बहन को नहीं पहचानेगा, माँ बच्चे को नहीं पहचानेगी, ये दुनियावी रिश्ते शौहर बीवी को नहीं पहचानेगा। दुनियावी रिश्तों के लिए क्या कुर्बानी वर्त करती है कि आपकी खामोशी वर्त करती है कि आप खामोश रहें। मज़हब जैसे मसले पर भी किसी चीज़ की कुर्बानी दें। तो मेरा आज का यही था कि खामोशी असल में बहुत सी फसादों की जड़ है। आप जा रहे हैं अपने मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए, अगर आप खामोश हैं तो प्लीज़ ये ना इमेजिन करें कि सामने वाला आपकी ज़बान खुद समझ लेगा।
सॉरी कहना है, शिकवे शिकायत करने हैं, थैंक यू कहना है, सबके लिए ज़रूरी है। अगर थैंक यू भी कहना है तो सबके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें। एक और छोटा सा गुफ्तगू के सिलसिले का एक कटवर्क आपको बताऊंगी। इसमें लोगों पर इनायतें, मेहरबानियाँ और एहसान करना बंद कर दो। लोगों पर इनायतें, मेहरबानियाँ और एहसान करना बंद कर दो। जब तुम्हें एहसास हो जाए कि इन मेहरबानियों को, इन इनायतों को, इन मोहब्बतों को लोग आपका फ़र्ज समझने लगे हैं और शुक्रिया कहना भी भूल जाते हैं, तो उस वक्त इनायतें, मेहरबानियाँ, मोहब्बतें सब साइड पे रख दें और खामोशी को तोड़ दें। बहुत अच्छा आपका मौजू था और मैं बड़े जो है ना वो गौर से आपकी बात सुन रहा था। आपने जिस तरह से रोशनी डाली, लोग कहते हैं ना कि वो सोच समझ कर बोलना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि सोच समझ के जो है ना वो जो बोला जाता है ना उसमें कोई कहीं ना कहीं प्लानिंग होती है, अय्यारी होती है, झूठ की मिलावट हो जाती है, कोई अय्यारी की मिलावट हो जाती है। क्योंकि अगर आप जब सच बोलते हैं ना तो आपको उसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी आप बोलते हैं वो चाहे 10 टाइम भी आप बोलेंगे ना और 10 डिफरेंट डेज में बोलेंगे, 10 डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ भी बोलेंगे, अगर आप सच बोल रहे होंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वही बात ऑल राउंड स्प्रेड होगी। लेकिन आप जब सोच समझ के बोल रहे होंगे ना हर दफ़ा, वो आपका जुमला भी डिफरेंट हो जाएगा, आपकी बात भी डिफरेंट हो जाएगी। तो खामोश ना रहे। नथिंग इज़ ऑटोमेटिकली, बिल्कुल सही आपने कहा, नथिंग इज़ ऑटोमेटिकली जो है ना वो कहते हैं ना लोग खामोशी की ज़बान होती है, खामोशी कोई ज़बान नहीं होती। आपने किसी का शुक्रिया अदा करना है तो करना है शुक्रिया, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं समझ जाएगा आपके कि आप उसका जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं या आप उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कुछ भी। तो ज़रूर बोलें, अच्छा बोलें और जो है ना बहुत सच्चा बोलें, ये जो है ना बहुत ज़रूरी। और मेरे ख्याल में मैंने बोला कि सही है कि दुनिया के 80% फसाद इसी वजह से होते हैं कि एक दूसरे की खामोशी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए, कोई झगड़े को ख़त्म करने के लिए, कोई शुक्रिया करने के लिए आप बिल्कुल वक्त ज़ाया न कीजिए और अपनी ज़बान से अल्फाज अदा कीजिए। ये ना समझिए कि मेरी आँखों की मोहब्बत और मेरे एक्शन ये इस बात को बता देंगे कि मैं सामने वाले शख्स को कितना चाहता हूँ। एक्शन अक्सर ये बातें नहीं बताते। हर इंसान को थैंक यू सुनने का शौक़ भी होता है और वो उसी जज्बे से काम करता है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूं तो मुझे शुक्रिया कहा जाए। सोनी धरती और अनर। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी आपके? बस ठीक ठाक। आप तो पैसे बनाने के लिए बातें करते हैं। पैसे बनाने के लिए बातें यार ये नहीं, इनकी बातें छोड़ दें, ये पता नहीं कभी भाई हमें तो पैसे देने पड़ते हैं रेडियो पे पैसे बनाने के लिए। कौन बोल रहा है, किस दुनिया में रहते हैं आप सर जी? हमें तो रेडियो पे खुद पैसे देने पड़ते हैं। कितनी मुश्किल से हम जो है ना वो पैसे इधर उधर से जो है ना वो अपने एडवर्टाइज़र से लेके शो को आप तक पहुंचाते हैं। अरे अजीब अजीब लोग हैं, वहाँ से सारा मूड ख़राब कर देते हैं शो का। हाँ, चलें अभी, ओके छोड़े रहने दें। पैसे बनाने के लिए बातें करते हैं। हाँ, उनको शायद ये कोई कमर्शियल रेडियो शो नहीं है, जस्ट कम्युनिटी का रेडियो शो है। अंडरस्टैंड यू ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन ने लंदन से जो है ना शराब पी के जो है ना वो उल्टी सीधी बकवास करी, और एक आप हैं जब भी जो है ना वो रेडियो पे रात को लेट नाइट कॉल करते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि रेडियो होस्ट का मूड भी खराब हो जाए। भाई थोड़ा पीना कम कर दें और जल्दी सो जाया करें आप जाके। चले ओके, अब इनकी कॉल ही ना उठाया करें। ये अभी पता नहीं चलता ना कि किसकी कॉल है। यहाँ पर बेतुका बोलते हैं, बिल्कुल बेतुका बोलते हैं। इनका कोई ना सर है ना कोई पैर है। 8474751590। मेरे तो इनकी कॉल सुनते ही मूड खराब हो जाता है। अब फिर कॉल आ रही है, आई डोंट नो किसकी उठाएं इनको और एक बड़ी सी मोटी सी मैं गाली दूंगा। मैं किसी का लिहाज नहीं करता, सच्ची बोलता हूँ हमेशा। सोनी दत्ती और अनैर। वालेकुम सर, बात कर रहा हूँ जी आरिफ भाई। हाँ, आपका भी मैंने वो सुना, बहुत माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा कवर किया हर चीज को। लेकिन बात चीजें ऐसी हैं कि जिसमें कहा जाता है कि जवाब जाहिला खामोशी बाशत। आपने ये सुना होगा, बालों की जुबान इतनी गंदी होती है, जैसे भी एक कॉलर की दी से भरी हुई होती है कि उस पे अगर आप खामोश हो जाए ना तो वो जरा बेहतर ही होता है। वो कब तक गालियां दे देगा, खुद ही चुप हो जाता है। जैसे कुत्ते हैं ना भौंक भौंक के खामोश हो जाते हैं। जी जी। तो ये है कि वो मौका महल देख के बात करनी चाहिए। और अगर ये जो बात जो जाहिल और बिला वजह उलझने वाले छोटी छोटी बात में जिनका मकसद ही ये होता है उलझना, जी जी, और गंदी जबान वाले, उनके मुकाबले में अगर आप खामोशी इख्तियार करें तो ज्यादा बेहतर है।
लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर ऐसे गंदी जबान वाले का अगर आप उस वक्त बोलेंगे नहीं कि तुम खामोश रहो, अपनी गंदी जबान को बंद करो, तो फिर वो कंटिन्यू रखेंगे। उन्हें एहसास कैसा होगा कि वो गलत जबान बोल रहे हैं? उन्हें भी तो एहसास दिलाने की जरूरत होती है ना। ये उनके अंदर चूंकि जहालत का अंतर सबसे ज्यादा होता है ना, तो वो ज्यादा बोलना और ऊंची आवाज में बात करना, चीख चीख के बात करना, वो उसको अपनी शान समझते हैं। जबकि अगर आप देखें जितने भी बुजुर्गान दीन हैं और जिन लोगों ने सही रास्ता इख्तियार किया, वो हमेशा जो है ना इस किस्म के लोगों से किनारा कशी इख्तियार करते थे और खामोशी इख्तियार करते थे। तो लेकिन जहाँ तक दूसरी जगह पे जो आपने चीज की है, वहाँ पे इंसान को बोलना चाहिए, अपने हक की खातिर बात करनी चाहिए। लेकिन 1% ऐसे लोग होंगे, आप उनको जान छुड़ाने के लिए उससे खामोशी इख्तियार करें और किनारा कशी इख्तियार करें तो बेहतर है। हाँ, आपने जो बोला कि ऐसी गंदी जबान वाले, उनके लिए तो मैं यही एक मैसेज दूंगी कि ऐसे लोगों को उस वक्त बोलना चाहिए जब आपको ज़बान अपनी जब इस्तेमाल करनी चाहिए जब आपको ये एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत है। सोनी दत्ती और अनर, आप सो जाएं, जाके सो जाएं, नींद आ रही है आपको, बहुत पी चुके हैं आप, सो जाएं जाके। चले मैं ख्याल को इतने सीरियस इशू जो है ना वो हुआ था, और ये अपनी जो है ना वो फजूल की बकवास लेके बैठे हुए हैं। जी जी, चलें अब आपका पॉलिटिकल सेगमेंट आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बहुत कुछ कहना है उस पर। वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना कि वो बेशक जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत, और यही अल्ताफ़ हुसैन के साथ हुआ। इज्जत की ऊंचाई से जिल्लत की गहराई में गिराया उन्हें। मैं 7 साल से ये बात कर रहा हूँ कि MQM एक ऐसे ठगों की जमात है जो कराची के या उर्दू बोलने वालों की नहीं बल्कि ज़ाती मफादात की हमेशा से हामी रही है। जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं, MQM वाले सुन रहे हैं, या कोई भी जितने लोग सुन रहे हैं, मैं हमेशा से रेडियो पे हम लोग सच बोलते रहे और सच का ही साथ दिया, और सच बोलते हुए हम ना कभी किसी से डरे हैं और ना ही जो है ना वो पीछे हटे हैं सच बोलने से। लोग अभी भी जो है ना वो अपने मफाद के लिए बातों को घुमा फिरा रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। जब से ये जमात बनी है कराची के हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। हकीम सईद, तकबीर के एडिटर सलाहुद्दीन और अजीम तारिक जैसे शरीफ लोग इस जमात के हाथों शहीद हुए। ये सबको पता है, झुटलाते रहें भले, लेकिन ये अथेंटिक है, ये इन्होंने ही मारा। अभी आखिरी जो इमरान फारूक इनके हाथों कत्ल हुए, ये भी सही है। मतलब अल्ताफ़ हुसैन एक पार्टी लीडर की नहीं तरह बल्कि हमेशा वो कराची को एक डॉन की तरह चलाता रहा, जिसने मुखालफत की, कुछ कहा मार दो, बोरी बना दो, भत्ता, टारगेट किलिंग, गुंडागर्दी, अगवा बरात ताइवान। इस जमात ने कराची को तोहफे में दिया, ये सब चीज़ें तोहफे में दी ना। फिर भी कराची के 2 करोड़ आवाम अपने बेवकूफ़ों की तरह उनके पीछे चलते रहते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि डर के मारे चलते हैं, गुंडागर्दी से चलते हैं, या इस मुहावरे के तहत चलते हैं कि इस जमात में सिर्फ एंट्रेंस है, एग्ज़िट नहीं, और एग्ज़िट सिर्फ मौत की तरफ ले आता है। ये इसलिए मुझे पता है कि मेरे बहुत ही कोई 1-2 करीबी दोस्त थे जिन्होंने ज्वाइन की, उनको मैं समझाता रहा, कहने अब वापसी का रास्ता ही नहीं है, उसमें से निकल ही नहीं सकते हम, अगर हम निकलेंगे तो वो मार देंगे। तो इसलिए भी मुझे बहुत सारी अंदर की भी बातें पता हैं। 80s में जो है ना सामीन, मुंबई में गैंग माफिया हुआ करता था, भत्ता लेना, कत्ल करना और किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता था, और इसमें मशहूर और मारूफ गैंग लीडर दाऊद इब्राहिम भी था। बिल्कुल इसी स्टाइल से 94 से कराची को चलाया जा रहा है, यानी गैंग माफिया स्टाइल से। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसको एक सियासी जमात का नाम दे दिया, और डॉन माफिया का लीडर अल्ताफ़ हुसैन यानी भाई 30 साल से खूब जम के भाईगिरी की, यानी भाईगिरी की ये हद के मुल्क के फ़ौज और कोई इदारा जैसे मीडिया और आवाम भी इसकी भाईगिरी से महफूज नहीं रहे। एक दफ़ा इस भाई ने अखबार में बयान दिया था कि अगर वो चाहें तो सदर और वज़ीर आज़म को कराची की सरजमीन पे कदम भी ना रखने दे। जी हाँ, ये कोटेड अखबार में एक बयान है इनका भाई का, क्योंकि उस वक्त इनके पास इतना पावर था, ये समझते थे स्ट्रीट पावर 2 करोड़ लोगों का जब किसी के पीछे हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना गुरूर था कि उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें तो सदर जो है सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म कराची में दाखिल भी ना हो सके।
ये आलम था उनकी भाईगिरी यानी गुंडागर्दी का। और जब 92 में उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ तो इस जमात का एक वफ्द, ये मैं आपको सब हिस्टोरिकल अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ कि उस जमात का एक वफ्द जो है ना वो कोर कमांडर से मिलने गया और उसे धमकी दी कि अगर कराची में ऑपरेशन किया तो फ़ौज को वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। 11 मई 2007 को खून की होली खेली। फैक्ट्री की तरफ से भत्ता ना मिलने पे 250 अफराद को अंदर बंद करके ज़िंदा जला दिया। क्या क्या याददाश्तें कराऊँ आप लोगों को। कई अथेंटिक ज़राए ने चीख चीख कर कहा कि इनके रॉ से ताल्लुकात हैं। हम हर बात को, उनकी हर बेईमाना हरकत को लेट इट गो करते रहे या फिर ये कहकर टालते रहे कि ये तो मुखालफिन की साजिशें हैं, तो जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। और अल्लाह ताला ने खुद ही अल्ताफ़ हुसैन के मुंह से उगलवा दिया, क्योंकि हम जब तक कोई चीज़ या तो वीडियो विटनेस में या वॉइस विटनेस में ना देख लेना उस बात पे यकीन नहीं करते। सुनी सुनाई तो बहुत सारी बातें थी ना, लेकिन हम यकीन क्यों नहीं करते थे? इसलिए कि हमने कभी ना देखा था ना सुना था उसके मुंह से, दूसरे ने मीडिया ने या किसी ने बताते रहे, लेकिन खुद उसने मुंह से नहीं उगला। अब वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में अब उगला, अब इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं। वैसे तो शायद आप लोगों ने सब सुन ही लिया होगा कि उसने मुल्क और फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या कुछ कहा, मगर मैं भी आपको भी कुछ जो है ना वो ज़रूर चाहूँगा कि आपको उन क्लिप्स को सुनाऊँ। बहुत सारी जो जो है ना इससे याददाश्तें जो आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं कि ये क्या कुछ हुआ इसके पीछे। तो मैं जो है ना आपको क्लिप सुनाता हूँ, फिर उस पर मज़ीद कंटिन्यूशन में बात करेंगे। तो ये जो है ना ये थोड़ी सी क्लिपें लगाने में मुझे आगे पीछे थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन लगाता हूँ। ये सुने जी। जिसको भाई मानते हैं अपनी औलाद की तरह, वो बाकी लीडर जो है वो अपने कारकुनों को अपना नहीं मानते, वो सिर्फ सियासत करना जानते हैं। अल्ताफ भाई अपने कारकुनों, अपने साथियों को अपनी औलाद की तरह मानते हैं और सारे तमाम साथी भी उनको अल्ताफ भाई हमारे, तो उन्होंने अपने भाई आप हमारे बात की इज्जत है, आप जो बोलेंगे जैसा डिसीजन बोलेंगे वी स्टैंड विद यू भाई। उस मुल्क के भाई, उस मुल्क के भाई ये मिसाल है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते जाओ और पाकिस्तान को लूटते जाओ, तो वो सबसे अच्छा लीडर है। बरतानिया के साथी सुन रहे हैं या सब सो रहे? सुने भाई, सुने भाई, सब सुन रहे हैं भाई, सब सुन रहे हैं भाई, सब है तानिया के साथी सब सो रहे भाई, सुन रहे हैं भाई, सब सुन रहे हैं भाई, जाग रहे हैं भाई। तो बरतानिया के साथियों को हिम्मत बढ़ी, बहुत हिम्मत बढ़ी माशाल्लाह भाई, हमारा बहुत हिम्मत बढ़ी है भाई, बहुत हिम्मत बढ़ी। अल्ताफ भाई अभी तो जागने का वक्त आया है। कन्वीनर साहब बोलो भाई, बिल्कुल सही भाई, लेके रहेंगे आजादी। बोलो नबी नुसरत, बोलो बोलो ठीक है बोलो। भाई आज सुबह मुस्तफा जिंदाबादी ने जो हामिद मीर को इंटरव्यू दिया वो काबिल तहसीन था, बहुत जबरदस्त उन्होंने बात की भाई। भाई आजादी की तहसीन नाम के आगे भाई लगाइए। हिम्मत पकड़ लो, तुम अकेले नहीं हो, पूरा अमरीका तुम्हारे साथ है। बेशक भाई, बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई हम तो कहते हैं आप भी तशरीफ लाएं और अपने साथ ये पूरी टीम भी ले आए, इनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, इनके लिए भी सब कुछ हाजिर है। भाई पूरा अमेरिका, पूरा कनाडा और तमाम ओवरसीज के कारकुनान भाई आपके साथ खड़े हैं भाई। पूरा कि भाई पूरा कनाडा एक एक कारकुन भाई, पूरा कनाडा साथ है भाई, हम सब आपके साथ खड़े हैं भाई। ओके भाई, पाकिस्तान मुर्दा,
भाई पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ साथ महाजिर नेशन का भी नारा लगेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आजादी हम लेके रहेंगे आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी। भाई वाले आप कभी नारा लगाते हैं, हम तो उनके साथ। जी ये उन्हीं की आवाज़ में आप लोग सुन रहे हैं, मैंने नहीं लिया है। लेके रहेंगे आज़ादी, खुल के बोलो पूरा अमेरिका तुम्हारे साथ है। हमेशा से इस बात की तस्दीक करते रहे कि हम कोई जो है ना वो अलग कराची नहीं बनाना चाह रहे, हम कोई जिनापुर नहीं बनाना चाह रहे। तो कितना ये कॉल ऑफ फेल में तजाद है, सामने से कुछ कहते थे और पीछे कुछ क्या करते रहते थे। या आपने क्लियरली जो है ना वो सुना कि लेके रहेंगे आज़ादी, तो ये फिर किस बात की आज़ादी लेना चाह रहे हैं? ये जो है ना वो हमेशा से इस बात की सारी तस्दीक करते रहे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ और भी अभी आपको इनकी क्लिप्स में वगैरह सुनाता हूँ, 1 मिनट ज़रा होल्ड रखिएगा आप लोग। जी अब अगली क्लिप सुनते हैं। अगर मर्द का बच्चा है बिलाल अकबर तो भागे नहीं, कल ऑफिस में मौजूद रहे और जब मजमा आए तो बाहर निकल के मुर्दों की तरह आए। अगर मर्द का बच्चा है तो अगर बिलाल अकबर जो डीजे रेंजर्स है वो मर्द का बच्चा है तो भागे नहीं, ऑफिस में ही रहे और पूरा मजमा आएगा और उसको मैं डॉन हूँ, पूरा मॉब जो है ना वो उसको मारेगा और ये कर लेगा। ये जो है ना इनके अल्फाज हैं और खुद ही भाग गए। इस पंडाल से बाहर लोग मौजूद हैं या नहीं? जी 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 कायद मौजूद है भाई। तो आप तय किया है, आप अंग आ रहे हैं या हवाई जा रहे हैं और समझ आ रहे हैं? जी कायद बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे कायद। जी वो पहले इधर चले जाए, रेंजर्स के वहां जाने का इनका मुआवजा दे। जी कायद दुरुस्त कायद। आखिर आगादम होके कल रेंजर्स के यहाँ जाए और सिंध गवर्नमेंट की बिल्डिंग पर भी इनकी जो सेक्रेटरीट है, सिंध गवर्नमेंट है, इसको भी ताला लगा दे इंशाल्लाह कायद इंशाल्लाह। भाई कहाँ हो, एक इशारा भाई कहाँ हो। जी मीडिया हाउसेस पे हमले करें और सिंध सेक्रेटेरिएट को भी ताला लगा दें, सब कुछ ये कायद जो हैं MQM के अल्ताफ़ हुसैन साहब अपनी ज़बान से अपने कारकुनों को ख़िताब करते हुए कह रहे हैं। अभी मेरे पास और बहुत सारी क्लिप्स हैं, वही बात है कि टाइम जो है ना वो थोड़ा कम हो गया, फजूल की कॉलों की वजह से कुछ मूड ख़राब हो गया था। अब इतना कुछ होने और कहने के बाद भी क्या इस पार्टी को काम करने देना चाहिए? एज ए सियासी पार्टी तस्लीम करना चाहिए? क्या इतना कुछ होने के बाद भी उर्दू स्पीकिंग या महाजिर ये समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन उनकी सही नुमाइंदगी करता है? क्या फ़ारूक सत्तार जो सफाइयाँ दे रहे हैं कि अब उनका लंदन से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, ईमानदारी पे मबनी है? जी कोई कॉल है मेरे ख्याल है, ले लें आप इनसे, मैं फिर सोनी दत्ती और अनर करता हूँ। वो भाई ने कुछ 7 बोतल विस्की की, आपने खुद भी तो विस्की की 5 बोतल चढ़ा के कॉल कर रहे हैं आप। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज आपने उनका भी जिक्र किया था, क्या नाम है उनका, दाऊद इब्राहिम का जी। उनकी दोनों टांगें मेरे ख्याल में कट रही हैं क्योंकि उनका हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से। अच्छा, ये उनके सारे जिस्म में जहर फैल गया है, शायद पता नहीं वो जिंदा भी है क्या नहीं। जी जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन रा का एजेंट नहीं है?
कौन रॉ का चाहे वो एजेंट पीपल्स नहीं है। पार्टी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बलोच रेजिमेंट हो, कौन नहीं चले, है? मैं आपकी जो है ना वो स्पेक्यूलेशन तो हर कोई हर चीज पे कर सकता है। नवाज शरीफ जो है ना वो रॉ का एजेंट है, सब कुछ रॉ का एजेंट है, लेकिन यहाँ तो ये अपने मुंह से कह रहे हैं। जब तक आप किसी का एक्शन, कोई बात कहीं से रिकॉर्ड करके नहीं देख लेते, आप उस बात पे यकीन नहीं कर सकते। तो अब कहते तो जमाने से चले आ रहे हैं कि रॉ का एजेंट है, किसने यकीन किया था? इन्होंने है जो हुकूमत करते हैं, वही खानदान हमेशा वो आते हैं असेंबली में। ठीक है, आप जो है वो किसी तरीके से भी देख ले, हमेशा हर हुकूमत में वही लोग होंगे। क्या उनके खिलाफ लड़ना कोई जुर्म है? क्या बलोच, पठान, महाजिर सब मिल करके क्या पाकिस्तान आर्मी या पंजाबियों के खिलाफ नहीं लड़ रहे, एक मखसूस टोले के खिलाफ? नहीं, एक ये बिल्कुल आप मेरे ख्याल है जाहिद भाई बिल्कुल नहीं। आप एक बात, इनकी कॉल बंद करें, ये चीखे जा रहे हैं, इनकी कॉल बंद करें। पांच जगह अपने आदमियों को खड़ा भी नहीं करता है। एक बात मैं आपको नहीं, इनकी एक मिनट, आप एक बात मेरी सुन लें जना, बड़े गौर से सुन लें। चाहे वो पंजाबी स्पीकिंग हो, उर्दू स्पीकिंग हो, पश्तो स्पीकिंग हो, सिंधी स्पीकिंग हो, जो भी स्पीकिंग हो, एक बात आप बड़ी गौर से सुन ले। आप लोग अमेरिका में भी रहते हैं ना, यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है? गोरों की है। आप उनके अंडर में ही रहेंगे, चाहे कितने भी आज़ादी के नारे लगा लें, कुछ भी कर लें। जब आप एक मेजॉरिटी जो होती है ना, उसको आप तस्लीम कर लें। अगर पाकिस्तान में 67% पंजाबी रहते हैं तो आप उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। वो मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी हमेशा हर मुल्क पे जो है ना वो हुकूमत करती है। तो अगर वो हुकूमत भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो आप जो है ना वो मजलूमियत के नारे ना लगाएं, आप उनके साथ मिल के काम करें। अगर ये जो है ना वो स्पिरिट आप में आ जाएगी ना, जिस दिन भी कि मेजॉरिटी जो है ना वो हमारे से बहुत ज़्यादा परसेंट में हैं वो लोग, और हम उनके साथ मिलजुल के काम करें, तो अभी जो है ना हम लोग सब ठीक राह पे चलेंगे। वरना जो है ना वो यही होता रहेगा कि पंजाबी ने हमारा वो हक मार लिया, पठान ने हमारा हक मार लिया, वो बलोची ने हमारा हक मार लिया। ये जो है ना कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मेजॉरिटी हर मुल्क में रूल करती है। या अमेरिका को क्यों नहीं ले लेते आप? जो है ना यहाँ पे गोरे आप पे रूल करते नहीं करते? गोरों की तो आप गुलामी कर लेते हैं आके, लेकिन वहाँ पे मेजॉरिटी में पंजाबी हैं 67%, पर उनके साथ आप मिलजुल के रहना नहीं चाहते। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है मेरे लिए। कि बहरहाल क्या मेरा ये सवाल है कि क्या आइंदा इंतखाबात में MQM कराची से इतनी सीटें जीत सकेगा इतना कुछ होने के बाद? नहीं, बिल्कुल जो है ना वो मेरा ये ख्याल है कि जब सब कुछ जो है ना इनका ख़त्म हो गया। एक क्लिप सोफिया मेरे पास बाकी है, इनकी टाइम है भी आपके पास? ये क्लिप भी सुना दें इनकी। यार भाई वक्ती तौर पर ये आ गया है, लेकिन हमने जो है वो ऐसे जो है वो हमने ऐसे याम जो है बहुत गुजारे हैं। ऐसी शाम गरीब हम पर बहुत आई हैं, और आप तो गवाह इस बात की। आप तो बहुत हौसला दिया है आपने, आप इतने सालों से हौसला कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में देखिएगा ये सब मामले जो हुए हैं सब जो है वो मतलब अभी तो जबर का तो एकदम तारीख किया इन्होंने एक दिन के अंदर, लेकिन कुछ दिनों में तो पाकिस्तान से लेकर के लंदन और अमेरिका तक तमाम जो है वो सब कारकुनान अब देखिएगा भाई वो बोल रहे हैं अपने हबीब पाक सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जिन लोगों ने तेरे नाम पे, अल्लाह के नाम पे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे पाकिस्तान बनाया था, उन्हीं को मेरा ख्याल है कि दूसरी जो है ना एक क्लिप जो है ना वो बाकी है मेरी। गुरूर का ये आलम है कि बाबर गौरी ने पाकिस्तान का नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। ट्विटर पे तो अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि तुम कौन होते हो मुझे करेक्ट करने वाले? इस तरह से बात कोई डॉन ही अपने कारकुन से कर सकता है। सियासी जो है ना वो पार्टी का जो है ना वो कोई सरबरा अपने कारकुन से इस तरह से बात नहीं करता। सुने वो अपने सीनियर कारकुन से किस तरह बात कर रहे हैं। भाई मैं आपके साथ हूँ, लगाया, और मैंने भाई से इस वजह से कि पूरी जगह से ये उछाल रहे थे कि हम लोग शायद मर्द वतन नहीं है, उस चीज को क्लियर करने के लिए किया था, लेकिन मेरी कोई बदगैसी नहीं थी। और इसके अंदर मैं आपके साथ हूँ। कौन होते क्लियर करने वाले? जी आपने
लेकिन भाई हमें माफी मांगते हैं तो भाई मैंने कह दिया था तो उसके बाद किसी को कसी के बाबर भाई लाइन पे मौजूद है, उनको बात करने दे भाई से डायरेक्ट, ठीक है जी जी भाई। मेरी ट्वीट गलत है तो मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई है। और भाई दोबारा आप ट्वीट करें पाकिस्तान मुर्दाबाद। जी दोबारा आप ट्वीट करें पाकिस्तान मुर्दाबाद। यानी कि ये जो भी आप बातें सुन रहे हैं ये किसी कोई पार्टी का सरबराह कर रहा है कि कोई डॉन कर रहा है, जिससे लोग डर के मारे जो है ना वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो भाई गलती हो गई, अब भाई ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि उसको जो है ना अपनी बोरी बन लाश और जो कुछ भी था वो नज़र आने लगा था। तो अब ये रैली निकालने का क्या मतलब है जो डाउनटाउन में निकाली और सब जगह निकाली? ये क्या लोटे हैं सारे के सारे कि अब मुसीबत आई तो चल दिए? क्या अब भी सब कुछ जानकर अपने कायद के ख्यालात और हक़ाइक़ जानकर कराची के 2 करोड़ अवाम MQM के पीछे चलेंगे? क्या MQM की नंबर 2 पार्टी पाक सरज़मीन कराची के अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करके फिर एक नई MQM बन जाएगी? क्या बुरे हालात से वक्ती तौर पर बचने के लिए फ़ारूक सत्तार ने लंदन से रब्ता मुनक़ता किया है? हालात ठीक होते ही फिर वापस अल्ताफ़ हुसैन पार्टी पे अपनी गिरफ्त बरकरार रखेगा, क्योंकि बेहतरीन टारगेट किलर्स अभी भी उसके कब्ज़े में है। तो जिसके पास बेहतरीन टारगेट किलर्स हों, जिस डॉन के पास, हर कोई उससे डरता है ना। और इन सारे जो मेरे सवालात हैं उनका तो जो है ना जवाबात वक्त ही बताएगा। मगर एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले कि क्या ये एक शरीफ, नेक दिल और ज़िक्र अल्लाह और रसूल करने वाले मशहूर कव्वाल अमजद साबरी के कत्ल का बदला है या अजाब है जो अमजद साबरी के कत्ल के 2 महीने के अंदर ही सारी पार्टी और लीडर तहस नहस हो गए? कुछ भी हो, कराची का यौम निजात बहुत अरसे से ड्यू था, जो ख़ुद ब खुद किसी भी वजह से हमारे जो है ना सामने आ गया। ये मेरी सच्चाइयाँ थी जो मैंने दिल से आपके